जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट पर। बात कर रहे हैं बेटा जी यहाँ पर जीव और समष्टियां। ये हमारा अध्याय चल रहा है जीव और समष्टियां, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं किसकी? बच्चों, आज हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का, वो है समष्टि पारस्परिक क्रियाएं। समष्टियों के बीच में जो क्रियाएं हो रही हैं उनको हम क्या बोलते हैं? समष्टियों के मतलब समष्टियां जो होती है उनके बीच में जो क्रियाएं होती है उनको हम क्या बोलते हैं? समष्टि पारस्परिक क्रियाएं। वो हम पढ़ने वाले हैं और उससे संबंधित लास्ट में आएगा क्या? क्विज। आइए स्टार्ट करते हैं बेटा जी यहाँ पर समष्टि पारस्परिक क्रियाएं। क्या मतलब है समष्टि पारस्परिक क्रियाएं का? आप मुझे बताइएगा। क्या हम मनुष्य की समष्टि जो है, मनुष्य की जो जनसंख्या है, अकेली रह रही है यहाँ पर? क्या हम दूसरी समष्टियों के साथ क्रिया कर रहे हैं? क्या हम पादपों के साथ क्रिया कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। क्या पादप सूक्ष्म जीवों के साथ क्रिया कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। कैसे? जरा सोचिए। हम दालें खाते हैं? बिल्कुल खाते हैं। दालें क्या है? लेग्यूम पादप है ना? और लेग्यूम पादप जो होते हैं उनको नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए किसकी जरूरत होती है? सूक्ष्म जीवों की। तो कहीं ना कहीं पादप किस पर आधारित है? सूक्ष्म जीवों पर। हम किस पर आधारित है? प्राणी किस पर आधारित है? पादपों पर। तो आपस में ही कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? क्रिया कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? यानी कोई भी समष्टि अकेले नहीं रहती है। क्या बोला हमने? कोई भी समष्टि अकेली नहीं रहती है। कोई भी समष्टि अकेली नहीं रहती है, दूसरी समष्टियों के साथ क्रिया करती है। सूक्ष्म जीवों का सहारा ले रहे हैं कौन? पादप। हम किसका सहारा ले रहे हैं? पादपों का। जब पादप और प्राणी जब मर जाते हैं तो उनका अपघटन कौन करते हैं? सूक्ष्म जीव। यानी आपस में ही क्या कर रही हैं? क्रियाएं कर रही हैं। कौन? आपकी समष्टियां। कोई भी अकेली नहीं रहती है, आपस में क्रियाएं दर्शाती है। सिंपल सी बात थी, बहुत सिंपल सा उदाहरण था। मनुष्य की जनसंख्या किससे क्रिया कर रही है? पादपों से भी कर रही है। भाई हम दही बना रहे थे, हाँ दही बनाने के लिए क्या चाहिए था? सूक्ष्म जीव चाहिए थे। क्या हम उनके साथ क्रिया कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपस में क्रिया तो चलती ही रहती है। ठीक है, अब बात आ रही है ये क्रियाएं कैसी होती है। बात आ रही है ये क्रियाएं कितने प्रकार की होती है। तो हमारे कोर्स में जो क्रिया दे रखी है वो कौन सी दे रखी है? याद रखना है आपने, अंतर जातीय क्रियाएं। कौन सी बेटा? अंतर जातीय क्रियाएं। अंतर जातीय क्रियाएं। सर अब ये अंतर जातीय क्रियाएं क्या होती है? एक होती है अंतरा जातीय क्रिया और एक होती है अंतर जातीय क्रिया। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। एक मैं हूं, एक मेरा दोस्त है और एक यहां पर हमने मान लेते हैं कुत्ता बैठा दिया। ठीक है, कौन? मैं हूं, मेरा दोस्त है और यहां पर हमने कुत्ता बैठा दिया। ठीक है, अभी कुत्ते को चैन से बांध दिया है। ठीक है सर, अब यहां पर मैं और मेरा दोस्त बहुत दिन से भूखे हैं और हमारे सामने रख दी ब्रेड। अब हम क्या करेंगे? आपस में लड़ेंगे। तो जरा सोचिए, आपस में क्रिया कर रहे हैं, आपस में स्पर्धा कर रहे हैं। ये क्रिया किसके बीच में हो रही है? मैं भी मनुष्य, वो भी मनुष्य, दोनों मनुष्य, यानी कहीं ना कहीं सेम जाति के बीच में क्रिया हो रही है या नहीं हो रही है? एक ही जाति के दोनों जीवों के बीच में क्रिया होती है तो उसको हम बोलते हैं अंतरा जातीय क्रिया है। क्या? सेम जातियों के बीच में, सेम समष्टियों के बीच में, एक समष्टि के जीवों के बीच में अगर क्रिया होती है तो उसको हम बोलते हैं अंतरा जातीय। अब मैंने बोला कि मैं प्रभावी था, मेरा दोस्त जो था हल्का फुल्का पतला सा था, मैंने उसको भगा दिया है। अब कौन है? अकेला मैं हूं और चेन खुल गई किसकी? कुत्ते की। वो भी भूखा है, मैं भी भूखा था। अब जरा सोचिए किसके बीच में क्रिया होगी? दो अलग अलग जातियों के बीच में क्रिया होगी, दो अलग अलग समष्टियों के बीच में क्रिया होगी। तो ऐसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? अंतर जातीय क्रिया। अलग अलग जातियों के बीच में, अलग अलग जातियों के बीच में क्रिया। ठीक है, अलग अलग जातियों के बीच में क्रिया होती है, उसको हम बोलते हैं क्या? अंतर जातीय क्रिया। ठीक है, मान लेते हैं एक कौन है? मान लेते हैं एक बाघ है और एक शेर है, दो अलग अलग जाति है, भोजन के लिए लड़ रहे हैं। कैसे होगी? अंतर जातीय क्रिया। मान लेते हैं एक लोमड़ी है ना, और मान लेते हैं एक हमारा वापस से वही शेर है। लोमड़ी और शेर किसके लिए? भोजन के लिए लड़ रहे हैं। ये भी क्या है? अंतर जातीय क्रिया। ठीक है, सो कुल मिलाकर अलग अलग जातियों के बीच में जो क्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं? अंतर जातीय क्रिया। अब बेटा ये अंतर जातीय क्रिया दो प्रकार की होती है। एक होती है धनात्मक
और एक होती है ऋणात्मक। एक होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव। सर अब धनात्मक ऋणात्मक का मतलब क्या है? देखिएगा, मैंने बोला एक जाति है ए और एक जाति है बी। एक ए जाति है और एक बी जाति है, दोनों को फायदा पहुंचे, क्या कहलाएगा? धनात्मक। दोनों में से किसी एक को फायदा पहुंचा और दूसरे को ना ही कोई फायदा ना ही कोई नुकसान, तो भी क्या कहलाएगा? धनात्मक। यानी धनात्मक क्रियाओं का मतलब ही क्या आएगा कि कहीं ना कहीं या तो दोनों पॉजिटिव हो, दोनों को फायदा पहुंचे, या एक को फायदा पहुंच जाए लेकिन दूसरे को ना ही कोई फायदा ना ही कोई नुकसान, यानी पॉजिटिव सिंबल आना चाहिए, पॉजिटिव। अगर गलती से भी नेगेटिव आ गया, इट मींस कैसी हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। अब ऋणात्मक का मतलब कि कहीं ना कहीं मान लेते किसी को फायदा तो हो गया लेकिन दूसरी जाति को क्या हो गया? नुकसान हो गया, माइनस, नुकसान हो गया, तो क्या कहलाएगी? ऋणात्मक। मैंने बोला दोनों को नुकसान हो गया तो भी क्या कहलाएगी? ऋणात्मक। मैंने बोला एक को नुकसान हो रहा है और दूसरे को ना ही कोई फायदा ना ही कोई नुकसान, तब भी ये क्या कहलाएगा? ऋणात्मक कहलाएगा। यानी कुल मिलाकर बात आ रही है यहां पर कि धनात्मक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है जब दोनों को फायदा हो, एक जब दोनों में से किसी एक को फायदा हो, एक को ना ही कोई फायदा ना ही कोई नुकसान। और ऋणात्मक आपकी तीन प्रकार की होती है, तीन भी नहीं चार प्रकार की होती है। सर आपने तो तीन प्रकार की लिखी, अभी समझाऊंगा एक एक करके। सो कुल मिलाकर ये कौन सी होती है? देखिएगा यहां पर हमारी बुक में कुछ इस तरीके से बता रखा है। देखिए, जब दो जातियों को फायदा होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसको हम बोलते हैं सहोपकारिता, म्यूचुअलिज्म। क्या बोलते हैं? सहोपकारिता, म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव वाले हैं। ठीक है, एक को फायदा और दूसरे को ना ही कोई फायदा ना ही कोई नुकसान, इसको हम बोलते हैं सहभोजिता, कॉमेंसलिज्म। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमेंसलिज्म। यहां पर इंग्लिश में दे ही रखा है लेकिन इंग्लिश के वर्ड को हिंदी में बोल दिया, कॉमेंसलिज्म बोलते हैं। ठीक है, सो ये जो दो थे ना, ये वाले दो क्रियाएं, एक ये वाली और एक ये वाली, ये हैं धनात्मक क्रियाएं। कौन सी? मैं लिख दूं यहां पर, लिख देता हूं यहां पर। ये है सहोपकारिता, ठीक है, और इसे बोलते हैं सहभोजिता। ठीक है, ये दो प्रकार की आपकी धनात्मक क्रियाएं होती है। अब ऋणात्मक जो होती है चार प्रकार की होती है। कौन कौन सी? देखिएगा, सबसे पहला यहां पर हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। सर पॉजिटिव नेगेटिव, अब ये है क्या? एक है परभक्षण और एक है परजीविता। मैंने बोला शेर जो है हिरण को मार कर क्या कर रहा है? पोषण ले रहा है। तो शेर को तो हो गया फायदा, हिरण को हो गया नुकसान। ऐसी ऋणात्मक संबंध को हम क्या बोलते हैं? परभक्षण बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं प्रीडेशन। ठीक है, दूसरा, सर यहां पर भी तो सिंबल सेम है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब मैंने बोला मेरे सिर पर आ गई जुएं मेरा क्या ले रही है? खून चूस रही है। अब जरा सोचिए, फायदा किसको हो रहा है? जुएं को, और नुकसान किसको हो रहा है? मुझे। इसको हम बोलते हैं परजीविता, पैरासिटिज्म। तो जरा सोचिए दोनों में डिफरेंस क्या हुआ भाई? परभक्षण और परजीविता में डिफरेंस क्या हुआ? जरा दिमाग लगाएं। शेर जो है हिरण को मार कर पोषण ले रहा था, क्या जुएं मुझे मार कर पोषण लेती हैं? क्या नहीं। तो बस इतना सा ही अंतर है परभक्षण और परजीविता में कि यहां पर ये वाली जाति जिसको फायदा हो रहा है, ये इस जाति को जिसको नुकसान हो रहा है उसको मार कर क्या ले रही है? पोषण ले रही है, मार कर। लेकिन ये वाली जाति जिसको फायदा हो रहा है, जो दूसरी जाति जिसको नुकसान हो रहा है, ये इसको मार नहीं रही है, बिना मारे उससे क्या ले रही है? पोषण ले रही है। तो ये क्या कहलाएगा? परजीविता, और ये क्या कहलाएगा? परभक्षण। मारकर फायदा हो तो परभक्षण, बिना मारे फायदा हो रहा है परजीविता। ठीक है, सो ये हमारा जो सिंबल जो था ना, पॉजिटिव नेगेटिव, ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है परभक्षण और एक होता है परजीविता। ठीक है, आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई है। अब मैंने बोला दो जाति हैं, दोनों आपस में भोजन के लिए लड़ रही है। मेरे रूम में मान लेते बंदर बैठा दिया और मेरे रूम में मान लेते हैं कुत्ता बैठा दिया है। ठीक है, दोनों ही भूखे हैं और सामने रख दी है रोटी। अब जरा सोचिए दोनों आपस में लड़ रहे हैं,
दोनों आपस में लड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे को काटने मारने की क्षमता रखते हैं, दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे से जब लड़ेंगे दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे, दोनों जब एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे तो ये क्या कहलाएगा? स्पर्धा, कंपटीशन। क्या कहलाएगा? कंपटीशन। ठीक है, सो स्पर्धा के लिए माइनस माइनस, और आखिरी जिसको हम क्या बोले हैं? -0, एक को नुकसान हो रहा है और एक को ना ही कोई फायदा ना ही कोई नुकसान, इसको हम बोलते हैं अंतर जातीय परजीविता, एमेंसिलिज्म बोला जाता है। सर इसका उदाहरण आएगा, सब बताऊंगा यहां पर, इसका उदाहरण सर बताऊंगा। सो कुल मिलाकर आपकी ये इस प्रकार से हमारे दो प्रकार के अंतर जातीय क्रियाएं होती है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। धनात्मक 2 प्रकार की, सहोपकारिता, सहभोजिता, और ऋणात्मक हमारी 4 प्रकार की। परभक्षण, इसके 2 प्रकार है, परभक्षण, परजीविता। परभक्षण, परजीविता, एक मारकर पोषण ले, एक बिना मारे, और माइनस माइनस स्पर्धा, और -0 अंतर जातीय क्या है? अंतर जातीय परजीविता, जिसको हम बोलते हैं अमेंसिलिज्म। डन। आइए अब यहां पर हम एक एक करके यहां पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बेटा जी यहां पर किसकी? सहोपकारिता की। देखिए सबसे पहले हम किसकी बात करने वाले हैं? सहोपकारिता की बात करने वाले हैं, यानी म्यूचुअलिज्म की बात करने वाले हैं। सिंबल आपने याद रखना है, पॉजिटिव पॉजिटिव। 2 जातियां एक दूसरे को क्या पहुंचा रही है? फायदा पहुंचा रही है। ये देखिए ये 2 जातियां हैं, इसने बोला मैं तुझे फायदा पहुंचाऊंगी, इसने बोला मैं तुझे फायदा पहुंचाऊंगी, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे को फायदा पहुंचाए, इसको हम क्या बोलेंगे? सहोपकारिता, म्यूचुअलिज्म, सहजीवी संबंध भी बोल दिया जाता है इसको, सहजीवी संबंध भी बोला जाता है। ठीक है, चले यहां पर मेन क्या है, नीट में क्या प्रश्न उठेंगे? यहां से नीट में जो प्रश्न उठेंगे वो उठेंगे एग्जाम्पल। मेन क्या है? एग्जाम्पल पूछे जाएंगे इनके। क्या पूछे जाएंगे? इंपॉर्टेंट क्या चीज रहेगी यहां पर? इसके उदाहरण, इसके एग्जाम्पल। तो यहां पर हम कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल जो हम यहां पर देखेंगे वो है यहां पर ये फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट उदाहरण पहला। ये जो है इसका नाम है लाइकेन, और ये नाम आप सभी ने सुना होगा, आशा करता हूं। लाइकेन, ये हरी हरी सी जो आपको दिखाई दे रही है लाइकेन। सर ये लाइकेन है क्या? मैंने बोला ये एक सहजीवी संबंध है, किसके बीच में? शैवाल और कवक के बीच में। शैवाल और कवक जो होती है उनके बीच का सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? लाइकेन कहलाता है। अब सर ये क्या करती है? शैवाल यानी एल्गी और कवक यानी फंजाई। सर ये क्या करती है? ध्यान से सुनिएगा। फंजाई जो होती है ये शैवाल को जल और खनिज, चट्टानों से, जो भी चट्टानों के ऊपर ये उग रही हैं, जो चट्टानें हैं उनके ऊपर जो उग रही है, फंजाई क्या करती है? कवक क्या करती है? जल और खनिज ये लेकर किसको दे देती है? शैवालों को दे देती है। अब बदले में शैवाल क्या करेगी? सर शैवाल जो है जल और खनिज प्राप्त करके प्रकाश संश्लेषण करेगी, और प्रकाश संश्लेषण करके क्या बनाएगी? भोजन बनाएगी, और उस भोजन का कुछ हिस्सा कवक को दे देगी। तो जरा सोचिए कवक को क्या फायदा हुआ? सर कवक को भोजन मिल गया। शैवाल को क्या फायदा हुआ? प्रकाश संश्लेषण करने के लिए जो जल और खनिज चाहिए थे वो उसको किसने प्रदान करवा दिए हैं? कवक ने प्रदान करा दिए हैं। तो इन दोनों के बीच का सहजीवी संबंध क्या कहलाएगा? लाइकेन कहलाएगा। ये था पहला एग्जाम्पल, याद रखना है आपने। दूसरा एग्जाम्पल नंबर दूसरा, जिसको हम बोलते हैं माइकोराइजा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कवक मूल। हिंदी में बोलते हैं कवक मूल, इंग्लिश में बोलते हैं माइकोराइजा। सर ये क्या है? देखिए ये यहां पर क्या दिख रहा है? ये मुख्य रूप से जो जड़ें होती है ना, जड़ें, कौन? जो कवक जो होती है और जो पादप जो होते हैं, पादप की जड़ें जो होती है, जड़ें यानी मूल यानी रूट्स। ठीक है, ये कवक जो होती है ये पादपों की जड़ों के आसपास एकत्रित हो जाती है। ये जो देख रहे हैं ना भूरा भूरा, ये क्या है? जड़ें है। और ये जो सफेद सफेद देख रहे हो ये क्या है? कवक है। ठीक है, अब होगा क्या? सर ये कवक क्या करेगी और ये कैसे फायदा पहुंचाएगी पादपों की जड़ों को? तो ये कवक जो होएगी ये मृदा में से, मिट्टी में से, मृदा में से, मिट्टी में से वापस से वही जल और खनिज, जैसे आपने देखा था फास्फोरस है ना, जल और खनिज
ये एब्जॉर्ब करेगी, अवशोषित करेगी और किसको दे देगी? पादपों को दे देगी। सोचिए पादपों को क्या मिल गया? जल मिल गया, और क्या मिल गया? खनिज मिल गया। पादप क्या करेंगे सर? प्रकाश संश्लेषण करेंगे और क्या बनाएंगे? भोजन बनाएंगे, जिसका कुछ हिस्सा कवक को दे देंगे। दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। ऐसा संबंध किसके बीच में? कवक और पादपों की जड़ों के बीच में क्या कहलाता है? आपका माइकोराइजा, कवक मूल कहलाता है। सिंपल सा था, कोई कंफ्यूजन नहीं था। यानी यहां पर इसमें कवक मूल में माइकोराइजा और लाइकेन में सेम सी चीज थी, बस फर्क क्या था? यहां पर भी कवक है, यहां पर भी कवक है, यहां पर शैवाल थी और यहां पर कौन है? आपकी पादपों की जड़ें। बस इतना सही था। नेक्स्ट, तीसरा एग्जाम्पल। आप लोगों ने अंजीर देखा है? अंजीर, अंजीर का पेड़ होता है इस तरीके से। अंजीर अगर सुना है अच्छी बात है, नहीं सुना तो याद रखना। गर्मियों में खाई जाती है बेटा, सॉरी सर्दियों में खाई जाती है, गर्मियों में नहीं खाई जाती है, सर्दियों में खाई जाती है। हीट प्रोड्यूस करती है, हमारे अंदर ऊष्मा प्रोड्यूस करती है, गर्माहट लाती है। कौन? अंजीर। ठीक, इसको इंग्लिश में बोला जाता है फिग। ठीक है, अंजीर। और आपने बर देखा है? बर। सर ये बर क्या है? बर इंग्लिश में बोलते हैं वास्प। सर नहीं पता, एक ही वर्ड बोलूंगा याद आ जाएगा। आपने ततैया नाम सुना है? ततैया पीले रंग के होते हैं, मधुमक्खी जैसे होते हैं पीले रंग के। हाँ, उन्हीं को क्या बोला जाता है? वास्प बर बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो अंजीर के जो पुष्प जो होते हैं ना, पुष्प, इन अंजीरों के पुष्पों के अंदर ये अपने अंडे दे देते हैं, अंडे देते हैं। ठीक है, कौन? ये कीट। ये कौन है? कीट है। और ये कीट जब अपने अंडे दे देते हैं तो इन अंडों को इसके पुष्पों के अंदर, इनके फ्लावर्स के अंदर क्या मिल जाती है? प्रोटेक्शन मिल जाती है, संरक्षण मिल जाता है। ठीक है, अब सुरक्षा जब मिल गई है अंडों को सुरक्षा मिल रही है, और अंडे जब बाहर निकलेंगे, इनमें से जब निकलेंगे, जीव बाहर निकलेंगे, तो इसी पुष्प के अंदर से पोषण भी ले लेते हैं। अंडों से जब बच्चे निकलेंगे तो वो क्या ले लेंगे? पोषण भी ले लेंगे। ठीक है, किसको फायदा हो गया? बर को फायदा हो गया, सीधी सी बात है। लेकिन जरा सोचे, जब वो पुष्पों के अंदर आएगा, वहां पर अंडे देंगे ये बर, है ना? जब देंगे तो वहां पर पुष्प के अंदर क्या निकले हुए हैं? परागकण। और वो परागकण इनके पैरों से चिपक जाएंगे, और जब चिपक जाएंगे तो जब ये बाहर अंडे देकर बाहर निकलेंगे तो अपने साथ क्या लेकर आएंगे? परागकण लेकर आएंगे। तो यानी ये क्या करा रहे हैं? परागण करा रहे हैं। किसको फायदा हुआ? सर दोनों को फायदा हुआ। इसका क्या हो गया? परागण हो गया। इसको क्या फायदा हुआ? इसने अपने अंडे दे दिए जिनको सुरक्षा मिल रही है, और उसमें से जो बच्चे निकल रहे हैं वो क्या प्राप्त कर रहे हैं? पोषण प्राप्त कर रहे हैं। लो जी, ये तीसरा एग्जाम्पल है, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं, कोई कंफ्यूजन ही नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट, चौथा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर है चौथा, एग्जाम्पल है फोर्थ। सर ये क्या है? ये है बेटा जी आपका आर्किड पादप। आर्किड पादप होता है। ठीक है, और भृंग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉथ। एक पर्टिकुलरली एक भृंग होता है जिसका नाम होता है प्रोनूबा। पर्टिकुलरली कौन सा भृंग? प्रोनूबा। ठीक है, ये जो भृंग जो होता है, हाँ जी, ये आपने विकास चैप्टर में भी देखा होगा। औद्योगिक उत्कर्षण जो आपने पढ़ा होगा, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म जब आपने पढ़ा होगा, याद करिए, वहां पर भी आपने ये नाम सुना होगा, भृंग। ठीक है, याद आ रहा है? याद आ रहा है? उद्योगों में धुआं निकला था और फिर उसके तने पर वो रह गए थे, भूरे थे, काले थे, है ना? बिस्टन बेटुलेरिया, कार्बोनेरिया, ये आपके भृंग होते हैं। मैं आपसे बात कर रहा था, ये भृंग क्या है? कुल मिलाकर कीट है। ये भी क्या है? कीट। सेम टू सेम चीज यहां पर भी वही होएगा। क्या? आर्किड के पुष्पों में ये अपने क्या दे देंगे? अंडे दे देंगे। अंडों में से बच्चे निकलेंगे, वो क्या प्राप्त कर लेंगे? पोषण प्राप्त कर लेंगे, और बदले में ये आर्किड का क्या करा देंगे? परागण करा देंगे। सेम टू सेम चीज बिल्कुल इसकी जैसी थी, सेम टू सेम। बस फर्क इतना सा था, यहां पर अंजीर के पेड़ के पुष्प थे, और यहां पर जो कीट थे वो कौन थे? आपके ततैये थे, बर थे, वास्प थे। यहां पर कौन था? आर्किड के पुष्प थे, आर्किड पादप के पुष्प थे, और यहां पर जो कीट जो था वो एक भृंग था, वो एक मॉथ था, जिसका नाम है प्रोनूबा। सिंपल सा। अब इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान से सुनना। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है,
जिसमें नीट से प्रश्न पूछा जाता है। एक आर्किड का पादप है जिसका नाम है ओफ्रिस। ओफ्रिस कौन है? एक आर्किड पादप है, ठीक है। ओफ्रिस कौन है? ओफ्रिस कौन है बेटा? आर्किड पादप है, ठीक है। और ये ना एक विशेष प्रकार की परिस्थिति दर्शाता है जिसको हम बोलते हैं लैंगिक कपाट या लैंगिक कपट। क्या बोलते हैं? लैंगिक कपट। हम बोलते हैं ना ये बड़ा कपटी है, कपटी है मतलब चालू है ना। बोलते हैं ना कपट का मतलब कपट, छल बोलते हैं ना। तो ये जो पादप जो होता है ना, ऑर्किड पादप, कौन सा ऑर्किड पादप? ऑफ्रिस, ये एक लैंगिक कपट प्रक्रिया को दर्शाता है। अब सर ये लैंगिक कपट क्या होता है? आप मुझे बताएं, क्या इस पादप में पुष्प है? हाँ सर, पुष्प होते हैं, पुष्प होते हैं। और पुष्प जो होते हैं, उन पुष्पों में आप याद करिए क्या थे? क्या यहां पर कोई रंगीन संरचना थी? याद करिए, क्या यहां पर कोई रंगीन संरचना होती है? इनको क्या बोलते हैं? इन रंगीन संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं? सर इन रंगीन संरचनाओं को जो कीड़ों को आकर्षित करती है, इनको हम बोलते हैं क्या? दल। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। इनको हम क्या बोलते हैं? सर दल बोलते हैं इनको, ठीक है। अब पर्टिकुलरली इस पादप में ना, ऑफ्रिस पादप के, आर्किड पादप जो है ये, इसके जो पुष्प होते हैं, इन पुष्पों में एक दल ऐसा होता है, एक दल जो होता है ना, एक दल, ये पत्ती जो होती है जो रंगीन, एक दल ऐसा होता है जो अपने आप को इस तरीके से प्रदर्शित करता है, ऐसा लगता है कि वो एक मादा मक्षिका है। सर ये मक्षिका क्या होता है? पूछेंगे सर ये मक्षिका क्या होता है? तो मक्खी को क्या बोलते हैं? मक्षिका। मक्खी को, बीज को क्या बोलते हैं? जैसे हनी बीज जो होती है ना, उनको क्या बोलते हैं? मक्षिका बोलते हैं। मधुमक्खियां जो होती हैं उनको, या सिंपल मक्खी को हम क्या बोलते हैं? मक्षिका। जरा इमेजिन करें, ये जो दल जो था, इसका आकार जो होएगा ना, इसका आकार किसका? एक दल का आकार जो होएगा वो बिल्कुल किसके जैसा होएगा? एक मादा मक्खी के जैसा होएगा। एक दल जो है अपने आप को कैसे प्रदर्शित कर रहा है, किस आकार में दर्शा रहा है? इसका आकार जो होएगा वो कुछ कैसा होएगा? मादा मक्खी के जैसा होएगा। अब क्या होएगा सर? जरा सोचिए, नर मक्खियां जो होंगी वो तो इस पुष्प को देखकर ऐसे सोचेंगे, अरे मादा मिल गई, मादा मिल गई, भागो भागो भागो। तो जरा सोचिए, क्या नर मक्षिका जो होंगी, यानी नर मक्खियां जो होंगी, क्या वो इसकी तरफ आकर्षित होंगी या नहीं होंगी? दिमाग लगाए, होंगी कि नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। और नर मक्खियां जब इसकी तरफ आकर्षित होंगी तो वो आकर क्या करेंगी? इसके साथ, इस दल के साथ क्या करेंगी? मैथुन करेंगी। क्या करेंगी? मैथुन करेंगी। और ये मैथुन की जो प्रक्रिया जो होती है, ये चरम सुख देती है। क्या देती है? सुख देती है, सुख प्रदान करती है। क्या ये वास्तविक मैथुन है? नहीं। अरे भैया क्या ये वास्तविक मक्खी है क्या? मादा मक्खी है? नहीं, ये तो एक दल था, ये तो एक दल था जो अपने आप को ऐसा दिखा रहा था कि जैसे एक मादा मक्खी है, लेकिन ये वास्तविक मादा मक्खी नहीं थी। नर को तो यही लगा लल्लू थे ये तो है, इन्होंने सोचा ये मादा मक्खी का, इसके साथ जाकर ये मैथुन कर रहे हैं, लेकिन ये वास्तविक मैथुन नहीं था। लेकिन फायदा किसको हो गया? जरा सोचिए, इनको फायदा तो हो रहा है। हाँ, जब ये मैथुन करेंगे तो इन नर मक्षिकाओं को क्या प्रदान होएगा? सुख प्रदान होएगा। तो फायदा हुआ या नहीं हुआ? हुआ। लेकिन इसको क्या फायदा हुआ? अरे जरा सोचिए, जब ये यहां पर ये इसके साथ मैथुन करेंगे, अपने आप को सुख लेंगे, तो उस समय यहां पर जो परागकण गिरे पड़े होंगे वो इनसे चिपक जाएंगे और ये बदले में क्या करा देंगे? परागण करा देंगे। सोच रहे हैं, अलग ही लेवल का यहां पर सहोपकारिता थी। क्या एक पुष्प का एक भाग अपने आप को कैसा दर्शा रहा है? मादा की तरह दर्शा रहा है। नर आकर्षित हो रहा है, नर उसके साथ क्या कर रहा है? मैथुन कर रहा है, जो वास्तविक मैथुन नहीं है। नर को फायदा पहुंच गया, उसको सुख मिल गया और बदले में उसने क्या करा दिया? परागण करा दिया। यानी कुल मिलाकर इस पादप ने लल्लू बना दिया। कुल मिलाकर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। सो ये आपके कुल मिलाकर 4 उदाहरण थे किस चीज के बेटा? सहोपकारिता के। सहोपकारिता के ये 4 उदाहरण हैं। चारों उदाहरण आपने याद रखने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं
धनात्मक संबंध जिसका नाम है सहभोजिता, जिसको हम बोलते हैं कॉमेंसलिज्म, जिसका सिंबल आपने याद रखना है पॉजिटिव और जीरो। ठीक है। अब सर सहभोजिता, इसमें पॉजिटिव जीरो का मतलब सीधी सी बात है एक जाति को फायदा हो रहा है और दूसरी जाति को ना ही कोई फायदा ना ही कोई नुकसान। अब सर इसका उदाहरण क्या है देखिएगा, इसका सबसे पहला उदाहरण है एग्जाम्पल फर्स्ट, आम का जो पेड़ जो होता है और ऑर्किड, वापस से ऑर्किड। अब आम का पेड़ है, देखिए ये सीधा सीधा आम का पेड़ खड़ा है। ठीक है। इस आम के पेड़ का जो तना है वो स्ट्रॉन्ग है, सख्त है। ठीक है। और आर्किड जो होता है, इसका तना जो होता है बहुत वीक होता है, वीक। तो आर्किड ने इसका सहारा लिया, इसके तने का सहारा लिया और इस तरीके से वृद्धि कर रहा है, इसके चारों तरफ लिपट लिपट के वृद्धि कर रहा है। आम को कोई नुकसान नहीं हो रहा, आजा बेटा आजा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो सीधा खड़ा हूं, मैं तो सख्त हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन कह रहा है? आम। आर्किड ने कहा आम भैया आम भैया आम भैया थोड़ा सा सहारा दे दो, सहारा दे दो। सहारा लेकर वो चढ़ता जा रहा है। तो इसको तो क्या हो गया? फायदा। इसको ना ही कोई फायदा ना ही कोई नुकसान, खत्म बात। तो ये क्या कहलाएगा? आपका कैसा संबंध कहलाएगा? सहभोजिता। ये पहला उदाहरण था आम और आर्किड के उदाहरण। ठीक है। दूसरा उदाहरण देखिएगा, ये कौन है सर? ये एग्जाम्पल नंबर 2 में ये शंख जैसे जो दिख रहे हैं, ये क्या है? क्या ये शंख है? नहीं, ये है बार्नेकल। सर जी अब ये बार्नेकल क्या होता है? सर ये बार्नेकल क्या होता है? बेटा ये कीट होते हैं, कीड़े होते हैं, ये कीट होते हैं, कीड़े होते हैं। ठीक है। और जानते हैं किससे चिपके हुए? ये पीछे कौन है? ये है व्हेल मछली। ये व्हेल की त्वचा पर, व्हेल की सतह पर जाकर जुड़ जाते हैं पानी में। क्या उसको नुकसान पहुंचाते? नहीं, व्हेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, व्हेल की सतह पर जाकर बस जुड़ गए हैं उनसे। तो क्या होगा? अब क्या होता है, व्हेल जब तैरेगी, व्हेल जब तैर रही है, पानी के अंदर तैर रही है, तो पानी के अंदर जो पोषणीय पदार्थ होंगे ना, पोषणीय पदार्थ, पोषक पदार्थ जो होंगे, उनको ये ले लेते हैं। व्हेल तैर रही है, उनकी सतह पर, उनकी पीठ पर लग गए हैं। कौन लग गए हैं सर? ये कीट लग गए हैं। ये कीट क्या लेते जा रहे हैं? पानी के अंदर से पोषण लेते जा रहे हैं। तो इनको तो हो गया फायदा, और व्हेल को कोई फायदा कोई नुकसान नहीं, कोई फायदा कोई नुकसान नहीं है। तो छोटे छोटे जो पादप प्लावक होते हैं, पादप प्लावक जानते हैं, कुछ ऐसे छोटे छोटे जीव जो पादपों के समान प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उनको हम पादप प्लावक बोलते हैं। ये पादप प्लावकों को, फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते जा रहे हैं। जिनको पादप प्लावक समझ में नहीं आया, बहुत सीधे तरीके से बोला, पादपों के समान, प्लांट्स के समान जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं छोटे छोटे जीव, उनको हम बोलते हैं पादप प्लावक, फाइटोप्लैंक्टन्स। जैसे क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, ये क्या कहलाते हैं? आपके पादप प्लावक कहलाते हैं। डाइएटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट, इनको हम क्या बोलते हैं? पादप प्लावक। ये उनको खाते जाते हैं। ये थोड़ा ना खा रही है व्हेल मछली, थोड़ा ना खा रही है उनको, ये खा रहे हैं। तो फायदा किसको हो गया? बार्नेकल को। और इसको, व्हेल को, ना ही कोई फायदा ना ही कोई नुकसान। ये तो घूम रही है आराम से, ये क्या नुकसान करेंगे उसको? कोई नुकसान नहीं कर रहे। तो ये वाला संबंध भी कैसा हो गया सर जी? ये वाला संबंध कैसा हो गया? सहभोजिता हो गया। ये दूसरा उदाहरण था। ठीक है। नेक्स्ट तीसरा, ये तो आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ये चरगाही जंतु आपको दिख रहे हैं, जो चारा खाने के लिए आ गए हैं। ठीक है। गाय, भैंस, बकरी इस तरीके से चारा खा रहे हैं। ठीक है। अब देखे होंगे आपने, इस तरीके से बगुले भी होते हैं इनके आसपास, देखे होंगे, कभी ना कभी देखे होंगे, बगुले होते हैं। यस, बगुले होते हैं। ठीक है। अब ये बगुलों को क्या फायदा है देखिएगा, ये जब चारा खाने वाले घास में चलेंगे, तो इनके चलने से जो घास में जो कीड़े हैं, जब ये चलेंगे, चल रहे हैं, तो जो घास में कीड़े हैं वो बाहर उछल कर आएंगे, क्योंकि ये जब चलेंगे, इनके पैर जब चलेंगे यहां पर, उन पर पड़ेंगे, तो बचने के लिए कीड़े कहां आएंगे? बाहर आएंगे। और कीड़े जब बाहर आएंगे तो बगुले उन कीड़ों को क्या कर लेंगे? खा लेंगे। तो बगुलों को क्या हो गया? फायदा हो गया। इनको कोई फायदा कोई नुकसान नहीं, कुछ नहीं, ये तो बेचारे चल रहे हैं, ये चल रहे हैं और कीड़े प्रदान करते जा रहे। किसको? बगुलों को। बगुलों को फायदा हो रहा है और इनको ना ही कोई फायदा ना ही कोई नुकसान। किसको? चारा खाने वाले जंतुओं को। डन, कोई दिक्कत नहीं। ये था बेटा जी तीसरा एग्जाम्पल। चौथा एग्जाम्पल, 11वीं कक्षा में आपने पढ़ा होगा, हालांकि 11वीं कक्षा भी आएगी आपकी। 11वीं कक्षा में एक चैप्टर था प्राणी जगत, एनिमल किंगडम।
जहां पर एक संघ आता है जिसका नाम होता है सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा, जिसका उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, सी एनेमोन, समुद्री एनेमोन, ये ठीक है। ये जो सी एनेमोन जो होता है, ये जो दिख रहा है ये ऑरेंज कलर का, इसमें ये धागे से दिख रहे हैं, ये धागे से, इनको बोला जाता है स्पर्शक। इनको क्या बोला जाता है? स्पर्शक बोला जाता है। टेंटिकल्स बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोला जाता है स्पर्शक। इन पर होती है दंश कोशिकाएं होती हैं, इन स्पर्शकों पर क्या लगी होती है? दंश कोशिकाएं होती हैं, जो सुरक्षा देती है इनको। इनको क्या देती है? सुरक्षा देती है, ठीक है, प्रोटेक्शन करती है। ओके सर। अब क्या था ये समुद्री एनेमोन, जो सी एनेमोन जो था, इनके जो स्पर्शक इतने सारे जाल के रूप में मिल रहे हैं, इनके अंदर ये छोटी छोटी मछलियां देख रहे हैं, ये छोटी छोटी मछलियां, ये छोटी छोटी मछलियां, याद रखना है बेटा इनको। इनको बोलते हैं क्लाउन फिश, क्लाउन मछली। ये क्लाउन मछली इनके स्पर्शकों में छुप जाती है। क्लाउन मछली क्या है? इनके स्पर्शकों में क्या हो गई है? छुप गई है, छुप गई है, स्पर्शकों में छुप जाती है। अब क्यों छुप रही है? जरा सोचिए, कोई मान लेते हैं कोई शिकारी आया और इन मछलियों को खाने के लिए आ रहा है ना? कोई शिकारी इन मछलियों को खाने के लिए अगर आता है, तो जरा सोचिए, ये इसके इस जाल में ये जो स्पर्शक है किसके? सी एनेमोन, उसमें छुप गई है, शिकारी को दिखाई नहीं देंगी। जरा सोचिए, बच गई कि नहीं बच गई? फायदा हुआ या नहीं फायदा हुआ? किसने फायदा पहुंचाया? सर इसने फायदा पहुंचाया। किसको? इनको। यानी फायदा तो इनको हो गया, लेकिन इसको कोई फायदा कोई नुकसान नहीं। ये तो अपना आराम से बैठे, इनको क्या लेना देना? आ जाओ, छुप जाओ, हमें कोई लेना देना नहीं है। कौन कह रहा है? सी एनेमोन कह रहा है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरे अंदर आकर बसना है, बस जाओ, छुप जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फायदा किसको हो रहा है? इन्हीं को ही तो हो रहा है। ये अपने शिकारी से क्या हो रही है? बच रही है। कौन? क्लाउन मछली। ये था चौथा उदाहरण किस चीज का बेटा जी? आपके सहभोजिता का। तो चार उदाहरण आपके सहोपकारिता के, चार उदाहरण आपके सहभोजिता के, चारों के चारों उदाहरण आपने दोनों धनात्मक संबंधों में याद रखने भूलने नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा जी। अब आ रहा है इसके बाद ऋणात्मक संबंध। ऋणात्मक संबंध, और ऋणात्मक संबंध भी चार प्रकार के थे: परभक्षण, परजीविता, स्पर्धा और अंतरजातीय परजीविता, है ना। अब इनमें से सबसे पहला जो दे रखा है वो दे रखा है बेटा जी हमारा ये, कौन? परभक्षण। देखिए, ये तेंदुआ था, निकाल कर भागकर ले गया, मार कर खा जाएगा। उसी तरीके से ये बाज है, कीड़े को खा रहा है। बाज है, पानी में से कीड़े को उठाकर, मछली को उठाकर चला गया। ये भी सेम टू सेम सांप को उठाकर चला गया। ये सांप चूहे को मारकर खा रहा है, ये भालू मछली को निकाल कर खा रहा है। यानी कुल मिलाकर परभक्षण होता ही क्या है कि भैया सीधा सीधा परभक्षण, जब एक जाति दूसरे जाति को मारकर पोषण ले ले तो उसको हम क्या बोलते हैं? परभक्षण। अब ये लिखना मैं जरूरी नहीं समझता, ये तो बच्चा आराम से समझ जाएगा। परभक्षण यानी प्रीडेशन, एक जाति को फायदा, दूसरी जाति को नुकसान, मार कर क्या हो जाएगा? खा लेगा, नुकसान पहुंचाएगा। क्या पहुंचाएगा? अच्छा, ये जो खा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? परभक्षी। परभक्षी, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे प्रीडेटर, जो एक तरीके से शिकारी है, ठीक है, जिसको नुकसान पहुंचा रहा है, जिसको मारकर खा जाएगा, जिसको मारकर पोषण लेगा। जिसको मारकर पोषण लेगा उसको हम क्या बोलेंगे? पोषक, क्योंकि वो पोषक पोषण दे रहा है इसको, है ना। होस्ट, प्रे, ये सारे नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। शिकार बोल देते हैं, शिकार। तो शिकारी किसका शिकार? शिकारी क्या कर रहा है? शिकार, शिकार कर रहा है। बोल सकते शिकारी जो है वो क्या कर रहा है? अपने पोषक का शिकार कर रहा है, अपने पोषक का, उसको मार कर उसका क्या कर रहा है? शिकार कर रहा है। ये सिंपल सा रिलेशनशिप होता है क्या? परभक्षण, ठीक है। अब ये जो परभक्षी जो होते हैं, ध्यान से सुनना, ये जो परभक्षी जो होते हैं इनके भी कुछ गुण होते हैं, इनके भी कुछ लक्षण होते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछूंगा, क्या शाकाहारी जो होते हैं, शाकाहारी जो होते हैं, जो घास फूस खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं, क्या ये भी परभक्षी हैं? जी हाँ, ये भी तो परभक्षी हैं। क्या गाय, बैल, बकरी ये परभक्षी नहीं है? यस, शाकाहारी भी परभक्षी हैं।
और ये किसको मारकर पोषण ले रहे हैं? सर ये शाकाहारी पादपों को खाकर। सोचिए मैं एक गाय हूं या मैं एक बैल हूं या मैं मतलब भैंस हूं, ठीक है, और सामने पेड़ है, मैंने क्या किया? खा लिया। जरा सोचिए, वो तो मर गया, पेड़ तो मर गया, मैंने खा लिया, पेड़ भी तो एक जीव है, खा लिया ना। तो जरा सोचिए मैं क्या कहलाऊंगा? परभक्षी कहलाऊंगा। मैं मार कर खा गया किसको? पादप को। तो शाकाहारी जो होते हैं ये किसके परभक्षी होते हैं? पादपों के परभक्षी होते हैं। बताइए इतनी सी बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? अब हम देखने वाले परभक्षियों के लक्षण। परभक्षी जो होते हैं उनके हम क्या देखने वाले हैं? लक्षण देखते हैं। क्या देखते हैं? इनके लक्षण देखते हैं। सबसे पहला लक्षण परभक्षियों का, सबसे पहला लक्षण परभक्षियों का, क्या ये पोषकों की संख्या को नियंत्रित करते हैं? सोचिए, क्या ये पोषकों की संख्या को नियंत्रित करते हैं? पोषकों की संख्या को नियंत्रित करते हैं या नहीं करते हैं? दिमाग लगाएं। कैसे? ध्यान से सुनिए। मान लो मैं, इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, ध्यान से सुनिएगा। 1920 में, 1920 की अगर मैं बात करता हूं तो ऑस्ट्रेलिया में ना, ऑस्ट्रेलिया में 1920 में ऑस्ट्रेलिया में एक जीव लाया गया जिसका नाम था नागफनी। ऑस्ट्रेलिया में नागफनी लाया गया। ऑस्ट्रेलिया में नागफनी को लोगों ने उगाया क्योंकि ये बहुत आकर्षित था, बहुत अट्रैक्टिव था। ये नागफनी लोगों को आकर्षित करता था, सौंदर्य का प्रतीक माना जाता था। ऑस्ट्रेलिया में लाया गया। अब हुआ क्या? ये जो नागफनी जो था ना, इसका कोई परभक्षी नहीं था वहां पर, इसको मारने वाला कोई नहीं था, इसका कोई भी प्राकृतिक परभक्षी यहां पर नहीं था ऑस्ट्रेलिया में। तो हुआ क्या? ये नागफनी की संख्या दे दनादन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इतनी ज्यादा बढ़ गई, इतनी ज्यादा बढ़ गई, जो रास्ते जो थे ना वो सारे भरते जा रहे थे, भरते जा रहे थे, है ना। तो जो संचार के जो माध्यम थे, लोग चल नहीं पा रहे थे या लोगों के व्हीकल्स नहीं जा पाते थे। क्यों? इतना ज्यादा फैल गया था। कौन फैल गया? नागफनी फैल गया। क्यों? क्योंकि ये नागफनी का वहां पर कोई प्राकृतिक परभक्षी नहीं था, इसको मारने वाला कोई था। सोचिए अगर कोई इसको मारने वाला होता तो इसकी संख्या नियंत्रित होती? बिल्कुल होती। तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने क्या किया कि भैया एक काम करो, किसी दूसरे देश से इसके परभक्षी लाओ। तो फिर ऑस्ट्रेलिया में बाद में इसके परभक्षी लाए गए। इसकी संख्या को निर्धारित करने के लिए शलभ को लाया गया। किसको लाया गया? शलभ को। क्या है? ये कीट है। ये कीट क्या करते हैं? ये नागफनी को खा जाते हैं, ठीक है। तो जरा सोचिए, क्या अगर परभक्षी नहीं होंगे, इमेजिन करो, क्या बोला? अगर परभक्षी नहीं होंगे तो क्या पोषकों की संख्या बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी कि नहीं बढ़ती जाएगी? बिल्कुल बढ़ रही थी, जैसे ऑस्ट्रेलिया में बढ़ती जा रही थी। कौन? नागफनी। और पोषकों की संख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो दूसरे जीवों के लिए क्या हो जाएंगे? नुकसानदेही हो जाएंगे, जैसे हमारे लिए नुकसानदेही हो गए थे ऑस्ट्रेलिया में मनुष्यों के लिए, है ना। सो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं पोषकों की संख्या को अगर निर्धारित करना है, नियंत्रित करना है। सोचिए एक जंगल है जहां पर शेर या बाघ नहीं है, सिर्फ हिरण है। सोचिए हिरण की संख्या तो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और हिरण की संख्या अगर बढ़ती जा रही है, वो तो सारा का सारा वहां पर पेड़ पौधे खा जाएंगे, है ना। तो जरा सोचिए, शेर का होना जरूरी है ताकि वो अपने पोषकों की संख्या को नियंत्रित कर सके, वो जैव विविधता को नियंत्रित कर सके, वो एक खाद्य श्रृंखला को नियंत्रित कर सके। समझ में आया? सो कुल मिलाकर पोषकों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए किसकी जरूरत होती है? परभक्षी की जरूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा लक्षण, क्या ये खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का संचारण करने में एक संज्ञाल बनाते हैं? क्या बोला मैंने? खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का संचारण करने में संज्ञाल बनाते हैं। संज्ञाल का मतलब है कनेक्ट,
जोड़ना, किसी चीज को जोड़ना। अब आप बोलेंगे सर समझ में नहीं आया। देख मेरे भाई, देख मैंने खाद्य श्रृंखला बनाई। खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन, ठीक है। अब खाद्य श्रृंखला का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं जब हम जीवों को एक क्रम में बांटते हैं, एक पद में बांटते हैं, जैसे हमने बोला घास को खाने वाला कौन? खरगोश। खरगोश को खाने वाला कौन? सर लोमड़ी। सर लोमड़ी को खाने वाला कौन? शेर। ये खाद्य श्रृंखला, एक श्रृंखला, एक चेन है जिसमें जिसमें यहां पर ये पोषक होते हैं, ठीक है। अब जरा सोचिए, क्या घास को अगर खरगोश खा रहा है तो खरगोश घास का क्या हो गया? परभक्षी नहीं हो गया? हाँ सर, ये इसका परभक्षी है। खरगोश को अगर लोमड़ी खा रही है तो लोमड़ी खरगोश की क्या हो गई है? परभक्षी हो गई है। हाँ। और शेर अगर लोमड़ी को खा रहा है तो शेर लोमड़ी का क्या हो गया? परभक्षी हो गया। बिल्कुल हो गया। अब इमेजिन करें, अगर मैं यहां से खरगोश को हटा दूं, अगर खरगोश ना हो तो घास लोमड़ी तो नहीं खाएगी ना, लोमड़ी घास तो नहीं खाएगी, तो क्या ऊर्जा का संचारण हो पाएगा? सोचिए, लोमड़ी हटा दी तो शेर बहुत बहुत हैवी होते हैं, खरगोश को नहीं पकड़ पाते हैं कई बार। तो जरा सोचिए, क्या यहां से यहां ऊर्जा का संचारण, ऊर्जा का संवहन प्रॉपरली हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो ये क्या कर रहे थे? ये क्या कर रहे थे? क्या ऊर्जा के कनेक्शन को, संनाल को, स्थानांतरण को, संचारण को बनाए रख रहे थे या नहीं बनाए रख रहे थे? कौन? ये परभक्षी। बिल्कुल बना रहे थे। तो यही तो लिखा है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का संवहन, संचारण करने में संनाल कार्य करते हैं, यानी कनेक्ट करते हैं। ये बोली, इतनी सी बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट, तीसरा लक्षण, क्या ये जातीय विविधता को बनाए रखते हैं? जातीय विविधता को बनाए रखते हैं। सेम वही का वही एग्जांपल है बेटा। जैसे अभी मैंने बोला कि जंगल में मान लो क्या क्या खत्म हो गए, मान लो शेर खत्म हो गए, ठीक है। तो उस हिसाब से जो शाकाहारी हैं वो तो बढ़ते जाएंगे, वो तो बढ़ते जा रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और अगर वो बढ़ते जाएंगे तो पेड़ पौधे खत्म नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे ना। तो एक परभक्षी के खत्म होने से, परभक्षियों के खत्म होने से क्या जातीय विविधता पर असर नहीं पड़ेगा? दूसरे जीव विलुप्त नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगे, बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगे, दूसरे जीव बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगे। इसका एक और उदाहरण ध्यान से सुनिएगा। अमेरिकी प्रशांत महासागर जो है, इसका उदाहरण ध्यान से सुनिए। अमेरिकी प्रशांत महासागर जो है, उस महासागर के तट पर, महासागर के तट पर, मतलब महासागर का जो तट, जो किनारे जो होते हैं, उस तट पर जो चट्टानें मिल रही थी, ध्यान से सुनना इस एग्जाम्पल को। वहां पर जो चट्टानें मिल रही थी, उन चट्टानों पर ध्यान से सुनना, कहीं ना कहीं एक, उन चट्टानों पर कहीं ना कहीं एक जीव मिलता था जो था तारामिन, पाइजेस्टर। तारामिन, जिसका नाम है पाइजेस्टर। क्या सर समझ में नहीं आया? आराम से सुन। देखो, अमेरिका में जो प्रशांत महासागर है, उन महासागरों के जो किनारे हैं, उन किनारों पर जो चट्टानें हैं, उन चट्टानों पर एक जीव मिला करता था। कौन? तारामिन। जिसको हम तारामिन, कई प्रकार की होती है, स्टारफिश होती है ना तारामिन, यानी स्टारफिश कई प्रकार की होती है, जिसमें से एक तारामिन है कौन? पाइजेस्टर, ठीक है। अब वहां के सरकार ने क्या किया? इस पाइजेस्टर को हटा दिया, वहां से हटा दिया। देखना चाहा कि भैया क्या असर पड़ता है इसके हटाने से। यह देखा गया, जब इसको यहां से हटा दिया, जब इसको यहां से हटा दिया ना, तो विदिन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर, 1 साल में यहां पर, इस जगह पर, इन चट्टानों पर, इस तट पर 10 जातियां विलुप्त हो गई। 10 जातियां विलुप्त हो गई थी जीवों की। क्यों सर ये जातियां विलुप्त क्यों हो गई? क्योंकि ये एक परभक्षी था,
ये एक परभक्षी था जो अपने आसपास जो है, जो जीव है उनको खा रहा था और उनकी संख्या को नियंत्रित भी कर रहा था। जी हां, अब जरा सोचिए, ये नहीं था तो दूसरे जीव बढ़ते गए, और दूसरे जीव जब बढ़ते गए तो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते गए, मारते गए, और क्या हो गए, विलुप्त हो गए। बहुत सीधा सीधा सा उदाहरण दूं, मैंने बोला एक ए जीव है, एक 1 2 3 4, ये 4 प्रकार के जीव। ए जीव जो है वो परभक्षी है। कौन है परभक्षी? है वो इसको भी खाता है, वो इसको भी खाता है, इसको भी खाता है, इसको भी खाता है। अब मान लो ए जीव हट गया, विलुप्त हो गया, खत्म हो गया, तो ये आपस में लड़ेंगे, ये आपस में लड़ेंगे, आपस में लड़ भिड़ कर एक दूसरे को मार लेंगे। जरा सोचिए, ये भी खत्म हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं जातीय विविधता को बनाए रखने के लिए परभक्षियों की जरूरत होती है, बहुत जरूरी है। यहां तक की बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन नहीं होएगा, याद रखना है, ठीक है। आखिरी चौथा लक्षण परभक्षी जो होते हैं वो विवेकी होते हैं। सर अब ये विवेकी का मतलब क्या होता है? विवेकी को इंग्लिश में बोलते हैं प्रूडेंट, यानी क्लेवर, यानी चालू। सर ये चालू होते हैं परभक्षी? मैंने कहा मान लीजिए एक शेर है, एक जगह है, एक जंगल है जहां पर शेर है, ठीक है, और यहां पर हिरण भी है। अब आप मान ले चल लीजिए इस जंगल में मान लेते एक शेर है और 10 हिरण है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, क्या ये एक शेर अपने शिकार जो है, हिरण जो है, क्या 10 के 10 हिरण को मार देगा? सोचिए, अगर इसने 10 के 10 हिरण को एक ही दिन में मार दिया तो उस दिन तो इसको बहुत बढ़िया तरीके से भोजन मिल जाएगा। फिर अगले 3-4 दिन के बाद में अब हिरण तो खत्म हो गए, अब ये खत्म नहीं हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, एक बार में सारे नहीं मार गिराएगा। ये चालू है, एक बार में सारे नहीं मार गिराएगा। आज इसने एक मारा, मान लेते हैं एक मारा, फिर किसी और दिन फिर नेक्स्ट 1-2 दिन बाद फिर मारा। इतने समय में ये अपनी संख्या को भी बढ़ाएंगे, ये भी जनन करेंगे। मतलब ये कहने वाली बात है, इतना जल्दी नहीं होएगा, सिर्फ समझने वाली बात है कि सारे के सारे एकदम नहीं मार गिराएगा। अगर सारे के सारे इसने मार गिराए, सारे के सारे खत्म कर दिए, तो ये खुद खत्म नहीं होएगा, इसको पोषण कैसे मिलेगा? तो ये अपने पोषक की संख्या को, ये अपने शिकार की संख्या को नियंत्रित करता है ताकि ये खुद बचा रह जाए। समझ में आया? तो ये बहुत विवेकी होते, प्रूडेंट होते, चालू होते। ऐसा नहीं है कि अपने पोषक को एकदम खत्म खल्लास कर देंगे, ये उनकी संख्या को मेंटेन करते हैं। ये सारी की सारी चीजें याद रखनी है, ठीक है। सो ये 4 लक्षण थे किसके बेटा जी? परभक्षी के। अब बात आ रही है, क्या परभक्षियों से बचने के लिए जो शिकार जो होते हैं, परभक्षियों से बचने के लिए जो शिकार होते हैं, क्या वो अपने बचाव में कुछ करते हैं? परभक्षी से बचने के लिए, परभक्षी से बचने के लिए शिकार बदलाव लाते हैं। क्या बोला हमने? कि कोई परभक्षी है, वो अपने शिकार को मान लेते हैं मारता जा रहा है, तो जो शिकार जो है, जो पोषक जो है, वो भी तो अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। सोचिए, अगर परभक्षी उसको मारता जाए, वो तो खत्म हो जाएगा भाई, विलुप्त हो जाएगा। तो वो भी तो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। जैसे उदाहरण, मेंढक जो होते हैं ना, मेंढक सांप ज्यादातर इनको खाते हैं। मेंढक जो होते हैं अपने आप को बचाने के लिए, मेंढक या कीट जो होते हैं, ये अपने आप को बचाने के लिए अपने रंग में बदलाव कर रहे हैं, रंगीन हो जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मेंढक रंग बदल रहा है, नहीं, रंग नहीं बदल रहा। विकास के साथ साथ अलग अलग प्रकार के मेंढकों की प्रजातियां बन गई। कुछ लाल रंग के मेंढक है, कुछ हरे रंग के मेंढक है, यानी रंग में क्या आ रहा है, इनकी रंगीन होते जा रहे हैं, रंगीन हो जाते हैं। कुछ ऐसे कीड़े हैं जो हरे हो गए हैं, कुछ ऐसे मेंढक हैं जो हरे हो गए हैं। जी हाँ। अब जरा सोचिए, मेंढक, कीट, ये क्या हो रहे हैं? ये अपना रंग बदल रहे हैं विकास के दौरान, धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में रंग बदल दिया, हालांकि गिरगिट रंग बदलता है, वो भी है इसी चीज का उदाहरण है। लेकिन ये एक दिन में रंग नहीं बदल रही, ये समय के साथ धीरे धीरे 15, 20, 100 सालों में इन्होंने रंग बदला है ताकि अपने शिकार से बच जाएं।
याद रखना। और इस प्रक्रिया को रंगीन हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को बोला जाता है छद्मावरण। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? छद्मावरण। इंग्लिश में बोलते हैं कैमोफ्लेज। ठीक है, कैमोफ्लेज्ड या कैमोफ्लेज। अब इसका बहुत अच्छा उदाहरण देखिएगा, हमारे सैनिक जो होते हैं जब वो जो हमारे बॉर्डर जो होते हैं वहां पर जब रहते हैं, तो स्नाइपर नाम सुना है? स्नाइपर जो छुप जाते हैं, देखे होंगे आप लोगों ने, अगर नाम सुना हो, टीवी में कभी देखा हो। स्नाइपर जो जंगलों में छुप जाते हैं, अपने ऊपर कपड़े ऐसे पहन लेते हैं जिससे वो अपने वातावरण में दिखाई नहीं देते हैं। क्या कहलाते हैं वो प्रक्रिया? क्या कहलाती है? छद्मावरण। ठीक है, सो जरा सोचिए इन्होंने क्या दिखाया? छद्मावरण दिखाया। ठीक है, दूसरा उदाहरण ध्यान से सुनिए। क्या कर रहे हैं? शिकारी अपने शिकार से बचने के लिए अपने अंदर बदलाव ला रहे हैं। ठीक है, एक और उदाहरण, मोनार्क तितली। कौन सी तितली? मोनार्क तितली। मोनार्क तितली। ये जो मोनार्क तितली जो होती है, इसका जो परभक्षी जो होते हैं वो पक्षी होते हैं। कौन होते हैं इसको खाने वाले? कौन होते हैं? पक्षी होते हैं। मोनार्क तितली को खा जाते हैं। अब मोनार्क तितली ने बोला कि भैया ये तो मेरे को खाते जा रहे हैं, मैं तो विलुप्त हो जाऊंगी, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बचना पड़ेगा, अपने आप को बचाना पड़ेगा। तो मोनार्क तितली ने क्या किया? विकास के दौरान, इवोल्यूशन के दौरान अपने अंदर कुछ जहरीले या मैं बोलूंगा कुछ विषैले रसायन अपने अंदर संग्रहित करने लग गई। कुछ ऐसे विषैले रसायन अपने अंदर समावेश करने लग गई, जिससे ये पक्षी जब इसको खाएंगे तो बड़ा ना ये अजीब से टेस्ट की हो जाती है, बड़ा गंदा टेस्ट हो जाता है। किसका? मोनार्क तितली का। तो पक्षी बोलते हैं जा हम तेरे को नहीं खा रहे हैं। इमेजिन कर रहे हैं, सोचिए मैं पक्षी हूं, ये मोनार्क तितली है। इस मोनार्क तितली ने अपने अंदर क्या किया? कुछ ऐसे रसायन पैदा कर लिए हैं विकास के दौरान, जिससे अगर मैं इसको खाऊंगा ना तो मेरे को बड़ा डिसटेस्टफुल होएगा, बड़ा गंदा स्वाद आएगा इसको खाने से। तो क्या पक्षी इसको खाएंगे? नहीं खाएंगे। तो क्या इसने अपने आप को बचा लिया कि नहीं बचाया? बिल्कुल बचाया। सीधी सी बात। बताइए यहां तक की चीज समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं था, सिंपल सा था। चलें आगे। अब एक और उदाहरण देख लेते इसी बदलाव का। एक हमने मेंढक कीट देखा, एक हमने मोनार्क तितली देखा, एक हम देख लेते भैया कि जो कीट, या मैं बोलूंगा कि ये बोल सकता हूं कि लगभग 25% कीट जो होते हैं ना, कीड़े जो होते हैं, 25% कीट जो होते हैं वो पादप भक्षी होते हैं। कैसे होते हैं? पादप भक्षी होते हैं, यानी पादपों को खा जाते हैं। कीट जो है वो पादपों को खाते हैं। आपने देखा नहीं पेड़ों पर कीड़े लग गए हैं, बोलते हैं ना पेड़ों पर कीड़े लग गए, जैसे कॉटन बॉलवर्म हो गया, कॉर्न बोरर हो गया। ये क्या है सर? ये कीट है, और ये कीट जो होते हैं ये पादपों को नुकसान पहुंचाते हैं। मैंने कहा ठीक है। अब सर क्या होएगा? ये जो पादप जो भक्षी जो है कीट, इनसे बचने के लिए पादप क्या करेंगे? इनसे बचने के लिए पादप, ऐसे तो पादप विलुप्त हो जाएंगे, इनसे बचने के लिए पादप क्या करेंगे? तो पादपों ने अपने अंदर कुछ बदलाव लाए हैं। देखिए 25% कीट जो है वो पादप भक्षी है, और जो शाकाहारी जो होते हैं वो भी पादप भक्षी होते हैं। तो बेचारे पादप जो है दोनों तरफ से मार झेल रहे हैं। ये पादप इन पादपों का भक्षण कर रहे हैं। कौन? शाकाहारी भी कर रहे हैं और कीट भी कर रहे हैं। तो कुछ पादपों ने अपने अंदर बदलाव लाए। कैसे बदलाव लाए? कुछ आकारिकीय बदलाव लाए, आकार में बदलाव लाए, कुछ रासायनिक बदलाव लाए, कुछ आकार में बदलाव लाए। कैसे बदलाव लाए? जरा सोच समझकर मुझे बताइएगा। आपने कैक्टस देखा है? कैक्टस, ओपनशिया, नागफनी, इनमें कांटे होते हैं। मैंने बोला कैक्टस, ओपनशिया, इनमें क्या होते हैं सर? कांटे होते हैं। अब जरा सोचिए, एक कांटेदार पेड़, बेर देखा ना, बेर के पेड़ में भी कांटे होते हैं।
जरा सोचिए, एक ऐसा पेड़ जिसमें कांटे हैं, क्या उसकी तरफ शाकाहारी उसको खाएगा? अरे कांटे चुभ जाएंगे भाई। जरा सोचिए, आकार में बदलाव नहीं लाए, अपने आप को बचाने के लिए बिल्कुल लाए हैं। उसी तरीके से एक उदाहरण है जिसका नाम है कैलोट्रोपिस। इंपॉर्टेंट, नीट में प्रश्न पूछा जाता है। कौन? कैलोट्रोपिस, याद रखना है। सर इस कैलोट्रोपिस ने क्या किया? बेटा इसने अपने अंदर कुछ विषैले रसायनों का निर्माण किया। किसने? कैलोट्रोपिस ने कुछ विषैले रसायन एकत्रित किए अपने शरीर के अंदर। किसने? कैलोट्रोपिस ने। और ये रसायन जो है ये हार्ट अटैक ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं? हार्ट अटैक ला सकते हैं, हृदय घात ला सकते हैं। किसको? शाकाहारियों को। वो शाकाहारी जो अगर कैलोट्रोपिस को खा जाएंगे तो उनको अटैक आ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। क्या खाने से? कैलोट्रोपिस खाने से, क्योंकि इसके अंदर होते कार्डियक ग्लाइकोसाइड। ये जो रसायन है ये क्या कहलाते हैं? कार्डियक ग्लाइकोसाइड। कार्डियक ग्लाइकोसाइड का मतलब कार्डियक का मतलब ही क्या होता है? हृदय। और ग्लाइकोसाइड क्या होता है? रसायन। कुछ ऐसे रसायन, ग्लाइकोसाइड रसायन जो हार्ट को प्रभाव पड़ते हैं, हृदय पर प्रभाव डालते हैं, ये इसके अंदर पैदा हुए हैं विकास के दौरान। तो जरा सोचिए, शाकाहारी इसको खाएंगे, दूर भागेंगे, जाओ जाओ हमको नहीं खाना। तो जरा सोचिए, कहीं ना कहीं अपने अंदर बदलाव नहीं ला रहे हैं। पादप भी बदलाव ला रहे हैं, मेंढक कीट भी बदलाव ला रहे हैं, तितली भी बदलाव ला रही है अपने आप को बचाने के लिए। सो ये था बेटा जी हमारा पहला ऋणात्मक संबंध। कौन सा? परभक्षण। अब इसके बाद आता है परजीविता। इसके बाद आएगा परभक्षण के बाद आएगा दूसरा परजीविता। किसकी बात करते हैं? परजीविता। सेम टू सेम है, देखिए परभक्षण के जैसा है। इसको हम पैरासिटिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैरासिटिज्म बोलेंगे। और यहां पर पैरासिटिज्म में एक को फायदा एक को नुकसान है, लेकिन बिना मारे, मार कर नहीं, बिना मारे होएगा। ये केवल परजीवी जो होंगे, परजीवी जो होते हैं, पैरासाइट जो होते हैं, ये क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं, मारते नहीं है। जैसे जुएं मेरे सिर पे पड़ गई हैं, क्या कर रही हैं? सर मेरे को नुकसान पहुंचा रही है, बिना मारे मेरे से क्या ले रही है? पोषण ले रही है। तो परजीवी क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, याद रखना, भूलना नहीं है। ठीक है, तो बात आ रही है क्या? परजीवी जो होते हैं, इन परजीवियों का अगर मैं देखूं तो क्या ये परजीवी शरीर के बाहर से ही पोषण लेते हैं कि शरीर के अंदर से भी पोषण लेते हैं? सोचिए, क्या ये परजीवी सिर्फ बाहर से पोषण लेते हैं या बाहर से ही नुकसान पहुंचाते हैं, अंदर जाकर भी नुकसान पहुंचाते हैं? तो इस आधार पर हमने परजीवियों के हमने प्रकार देखे और हमें पता लगा परजीवी जो होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अंतः परजीवी और एक होते हैं बाह्य परजीवी। एक है अंतः परजीवी और एक है बाह्य परजीवी। अंतः परजीवी का मतलब जो शरीर के अंदर जाकर नुकसान पहुंचाएंगे, बाह्य परजीवी जो शरीर के बाहर ही रहकर नुकसान पहुंचाते, बाहर से ही पोषण ले लिया, अंदर जाकर पोषण लिया। ठीक है, अब जरा सोचिए, जुएं, दीमक, चेचड़े, क्या क्या बोला मैंने? जुएं जो होती है, दीमक पेड़ों पर लग जाती है, चेचड़े। सर ये चेचड़े क्या होता है? आपने देखा होगा गाय, भैंस, बकरी या कुत्ता, उसके ऊपर छोटे छोटे कीड़े होते हैं, टिक्स बोलते हैं इनको इंग्लिश में। ठीक है, ये क्या करते हैं? बाहर से ही एक पोषक से खून चूसते रहते हैं और पोषण लेते रहते हैं और बदले में उसको क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, अब अंतः परजीवी का उदाहरण, मेरे भाई आपको याद है कहीं ना कहीं एक रोग होता है मलेरिया, जिसके कारण होता है प्लाज्मोडियम के कारण। प्लाज्मोडियम आपके अंदर जाकर आपको नुकसान पहुंचा रहा है कि बाहर से नुकसान पहुंचा रहा है? आप अच्छे तरीके से जानते हैं प्लाज्मोडियम ये आपके अंदर जा रहा है, अंदर जाकर आपको नुकसान पहुंचा रहा है और अपनी संख्या को बढ़ा रहा है। आपको मार देता है क्या? सोचिए, प्लाज्मोडियम मार देता है, अंदर घुसते ही मर गया। सोचिए, जैसे शेर ने तो मारकर एकदम से पोषण ले लिया,
है ना? क्या प्लाज्मोडियम आपके अंदर जाते ही आप मर जाते हो ये पोषण लेता है तो? नहीं ना, धीरे 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 आपको इतना नुकसान पहुंचा देता है कि कहीं ना कहीं आप फिर लास्ट में मरने लायक हो जाते हैं। एकदम से नहीं मारते हैं। अब जरा सोचिए, जुओं ने पोषण लिया, एकदम से मारती जाएंगी क्या? अगर हम नियंत्रित नहीं करेंगे तो वो हमें इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा दे, इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा दे, हम उसका ट्रीटमेंट ना करें तो हमारे लिए वो हानिकारक परिस्थिति हो सकती है। ठीक है, सो ये चीज याद रखनी है। उसी प्रकार से और उदाहरण, टीनिया, टीनिया सोलियम। सर ये क्या होता है बेटा? ये भी एक चपटा क्रम ही है, टीनिया सोलियम प्लेटिहेल्मिन्थीज के अंतर्गत आता है। ये क्या करता है सर? ये जो अपने वो होते हैं ना, जो लोग मांस खाते हैं, कौन सा? सुअर का मांस खाते हैं। सुअर के मांस को बोलते हैं पॉर्क। पॉर्क जो मैक्सिमम जो वेस्टर्न कंट्रीज जो होती है, अमेरिका विदेशों में पॉर्क बहुत खाया जाता है। ठीक है, तो वो जो पॉर्क जो होता है, वो जो सुअर का मांस अगर कुक नहीं किया जाएगा, ढंग से पकाया नहीं जाएगा, तो उस पॉर्क के अंदर ये टीनिया सोलियम होता है और वो जब अंदर जाएगा तो ये शरीर की आहार नाल को संक्रमित करता है। अब इमेजिन करें, क्या टीनिया सोलियम बाहर से पोषण ले रहा था, आपके अंदर जाकर पोषण ले रहा है कि बाहर से ले रहा है? अंदर जाकर ले रहा है। उसी तरह एस्केरिस, ये तो मैंने आपको बताया है, एस्केरिस। ठीक है, एस्कैरियसिस होते हैं पानी में, इनके पढ़ा है ये हमने एस्केरिस। ठीक है, सो कुल मिलाकर ये अंतः परजीवी के कुछ उदाहरण है, ये बाह्य परजीवी के कुछ उदाहरण है। तो परजीवियों की बात करें तो भैया सीधी सी बात है, नुकसान पहुंचाते हैं, अपने पोषक को नुकसान पहुंचाते हैं, मारते नहीं है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी ला सकते हैं कि वो अधमरा सा हो जाए। कौन? वो जीव, लगातार अगर ये पोषण लेते रहे तो। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट उदाहरण है जिसको आपने याद रखना है, जिससे प्रश्न पूछे गए हैं, याद रखना। कौन? अंड परजीवी। अंड परजीवी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। सर ये अंड परजीवी ब्रूड पैरासिटिज्म का मतलब क्या होता है? देखिए, कोयल जो होती है ना, वो कभी भी अपने घोंसले नहीं बनाती है। कोयल अपने अंडों को, कोयल अपने अंडों को, जो कौवे जो होते हैं, कौवे जो होते हैं, ठीक है, कोयल अपने अंडे नहीं देती, मतलब अपने अंडे तो देती है लेकिन अपने अंडों को कौवे के घोंसले में दे देती है। और ये जो बुड़बक है ना, इनको पता ही नहीं लगता कौवों को कि अंडे किसके हैं, क्योंकि अंडों का आकार बिल्कुल सेम होता है। किसका? कोयल का। और कौवे के अंडों का आकार कैसा होता है? सेम होता है। तो कोयल चुपके से आई, उसके घोंसले में अपने अंडे दे दिए, और कौवे क्या सोच रहे हैं? आहा, ये तो हमारे अंडे हैं। और कौवे उन अंडों को सेते हैं, उनको गर्माहट देते हैं, उनके अंदर से बच्चे निकलते हैं। बाद में पता लगता है अरे कौवे के अंडों को से दिया है। तो जरा सोचिए, इसको तो नुकसान हो गया और इसको फायदा हो गया। फायदा कैसे इसका? इसको घोंसला नहीं बनाना पड़ा है, और इसको नुकसान हो गया, भैया फालतू में सेक रहे हैं उसके अंडों को। सो कुल मिलाकर ये ऐसा पैरासिटिज्म क्या कहलाता है? अंड परजीविता कहलाता है। और इसको बताया भी गया है एक मूवी में। कौन सी मूवी में? 3 इडियट्स मूवी में। देखिएगा, 3 इडियट्स मूवी में बताया भी गया। स्टार्टिंग में 3 इडियट्स मूवी में वो नहीं होता, वो जो प्रिंसिपल जो होता है, जिसको वायरस बोलते हैं, वीरू सहस्त्रबुद्धे, अगर आपने मूवी देखी हो तो वो स्टार्टिंग में जब कॉलेज में जाता है, हॉस्टल में जाता है, तो उन बच्चों को कुछ ज्ञान बांटता है, तो वहां पर ये कोयल के बारे में बताता है। तो इसको हम बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म, अंड परजीविता बोलते हैं। ठीक है, सो ये थे बेटा जी हमारे 2 ऋणात्मक संबंध। अब इसके बाद तीसरा जो आ रहा है वो है स्पर्धा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, स्पर्धा, जिसको हम बोलते हैं कंपटीशन। आप मुझे बताएं, क्या आप कंपटीशन कर रहे हैं? क्या आपस में कंपटीशन कर रहे हैं? क्या एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे? देखिए, वो वाला कंपटीशन इज डिफरेंट। यहां पर कंपटीशन जो होएगा वो मुख्य रूप से किसके लिए होएगा बेटा जी? यहां पर संसाधनों के लिए होएगा। किसके लिए होएगा? संसाधनों के लिए। और डार्विन नाम तो आप सब जानते हैं। डार्विन ने बोला कि अगर स्पर्धा होती है तो विकास होता है। डार्विन ने बोला अगर स्पर्धा होती है, स्पर्धा होती है तो विकास होता है। आपस में लड़ेंगे, भिड़ेंगे, कूटेंगे, मारेंगे
तो उनमें से एक प्रभावी होएगा जो अप्रभावी को वहां से विलुप्त कर देगा, प्रभावी जिंदा रहेगा और उस प्रभावी में बदलाव आएंगे, और बदलाव आएंगे तो क्या आएगा, विकास आएगा। तो डार्विन ने बोला कि भैया स्पर्धा होनी चाहिए तभी क्या होएगा, विकास होएगा। अब सर ये जो स्पर्धा जो होती है किस चीज के लिए होती है भाई, ये स्पर्धा जो है ये किसके लिए है, संसाधन के लिए, संसाधनों के लिए तो स्पर्धा है, भोजन के लिए, आवास के लिए। संसाधन क्या हो गया, भोजन हो गया, आवास हो गया। आपने देखा होगा शेर जो होता है, शेर जो होता है वो अपनी जो टेरिटरी होती है जहां पर वो रहता है वहां पर है ना ऐसे पीछे अपनी पूंछ पीछे करके लिक्विड छिड़कता है, फिरोमोन्स होते हैं उनमें, जो क्या करते हैं उसमें सुगंधित मतलब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनसे वो अपनी टेरिटरी को, अपने एरिया को बताता है कि ये मेरा क्षेत्र है, यहां पर आने की कोशिश मत करना। तो जरा सोचिए, क्या वो दर्शा रहा है, क्या वो स्पर्धा कर रहा है दूसरे शेरों से कि ये मेरा आवास है, यहां पर मत आओ? क्या वो भोजन के लिए स्पर्धा करेगा? बिल्कुल, हर जीव स्पर्धा कर रहा है, किसके लिए, भोजन के लिए, आवास के लिए। आप जरा सोचिए, आप नहीं स्पर्धा कर रहे हैं, किस चीज के लिए, अच्छे रहन सहन के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए स्पर्धा कर रहे हैं ताकि आप नीट का एग्जाम क्लियर कर सके, आपका फ्यूचर बेहतर हो सके। आप भी तो स्पर्धा ही तो कर रहे हैं, ठीक है। सो बात आ रही है यहां पर स्पर्धा होनी चाहिए तभी तो क्या होएगा मेरे भाई, विकास होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि ये जो स्पर्धा जो होती है, क्या ये स्पर्धा संबंधित जातियों के बीच में होती है कि असंबंधित जातियों के बीच में होती है? सर ये स्पर्धा दोनों के बीच में हो सकती है, ये संबंधित जातियों के बीच में भी हो सकती है, असंबंधित जातियों के बीच में भी हो सकती है। स्पर्धा किसके बीच में हो सकती है, संबंधित जाति, संबंधित जाति के बीच में भी हो सकती है और असंबंधित जाति के बीच में भी हो सकती है। किसके बीच में, असंबंधित जाति के बीच में भी हो सकती है, दोनों के बीच में हो सकती है। क्या हो सकती है बेटा जी, स्पर्धा हो सकती है, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला एक मैं हूं, वापस से वही वाला एग्जांपल, मैंने बोला मैं हूं और मेरा दोस्त है और यहां पर बंदर बैठा दिया, ठीक है। अब जरा सोचिए, क्या हम दोनों अगर भोजन के लिए लड़ेंगे, यानी संबंधित जातियों के बीच में क्या हो रही है, स्पर्धा हो रही है। मैंने बोला मैं बंदर से लड़ूंगा, असंबंधित जातियों के बीच में क्या हो रही है, स्पर्धा। तो स्पर्धा जो है संबंधित जातियों के बीच में भी हो सकती है और असंबंधित जातियों के बीच में भी हो सकती है। अब असंबंधित जातियों का उदाहरण यहां पर हमारी बुक में बता रखा है। इसका असंबंधित जातियों का क्या, जो साउथ अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका जो है, साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका, वहां पर जो झील जो है ना, उस झील में मिल रही है मछलियां, और वो मछलियां जो हैं वो मछलियां उस झील में खा रही है क्या, पादप प्लावक। पादप प्लावक यानी फाइटोप्लैंक्टन्स, जो पोषक हैं, जो इनको पोषण दे रहे हैं। पादप प्लावक यानी जो पानी में तैरते हैं, जो पानी में ऊपर सतह पर तैरते हैं और पादपों की तरह प्रकाश संश्लेषण करते हैं, भोजन बनाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, हर साल साउथ अमेरिका की झील में पक्षी आते हैं, फ्लेमिंगो, बड़े बड़े होते हैं। फ्लेमिंगो कौन है, ये पक्षी है, फ्लेमिंगो। ये आते हैं और ये खाने की कोशिश करते हैं। अब इन दोनों के बीच में होती है लड़ाई। मछलियां फ्लेमिंगो को खाने नहीं देती है, फ्लेमिंगो मछलियों को खाने नहीं देते हैं। फायदा इनको हो जाता है और इन दोनों को क्या होता है, नुकसान होता है। तो ये स्पर्धा में इसको भी नुकसान हुआ, इसको भी नुकसान हुआ। ये बेचारा मस्त है पादप प्लावक, लड़ते रहो, किसी को नहीं दे रहा है, समझे। सो कुल मिलाकर ये उदाहरण याद रखना है आपने, किस चीज का बेटा जी, यहां पर स्पर्धा का भूलना नहीं है यहां पर। अब बात करते हैं यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर वो एक नियम है जिसका नाम है स्पर्धा अपवर्जन का नियम, ठीक है। ये जो नियम जो था, ये किसने दिया था, एक वैज्ञानिक ने, जिसका नाम था गॉस। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, गॉस का अपवर्जन नियम या गॉस का स्पर्धा अपवर्जन का नियम। क्या बोला गॉस ने, बहुत सीधी सी बात बोली कि जब भैया दो जातियां, संबंधित जातियां, या मैं बोलूंगा दो असंबंधित जातियां या संबंधित जातियां क्या स्पर्धा कर रही हैं,
जिनमें से, और किसके लिए स्पर्धा कर रही हैं? कॉमन, यानी एक समान संसाधन के लिए स्पर्धा करती है। क्या बोला गॉस ने? दो जातियां समान संसाधन के लिए स्पर्धा करती हैं। संसाधन कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए दोनों का है, ठीक है, समान होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि दोनों का भोजन, दोनों का संसाधन कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। कि जैसे एक हिरण है और यहां पर मान लेते हैं आपके जंगली कुत्ते हैं और शेर है। इमेजिन करना, जंगली कुत्ते भी हिरण को खाना चाहते, शेर भी हिरण को खाना चाहते, यानी संसाधन क्या है? दोनों का समान है। दोनों आपस में क्या करेंगे? स्पर्धा करेंगे। तो प्रभावी जाति जो है वो जीत जाती है। प्रभावी जाति अप्रभावी को खत्म कर देती है, नष्ट कर देती है। अप्रभावी को क्या बोलेंगे? प्रभावित कर देती है या उसको विलुप्त कर देती है। यानी कुल मिलाकर गॉस ने ये बोला कि भैया जैसे एक हिरण है, जंगली कुत्ते हैं और शेर हैं। हिरण के लिए हिरण समान संसाधन है, दोनों के लिए भोजन का स्रोत है। दोनों आपस में लड़ेंगे, हाँ लड़ेंगे। अब जो प्रभावी होएगा, ऑब्वियस सी बात है, शेर प्रभावी है, तो शेर प्रभावी है तो वो क्या करेगा? कुत्तों को वहां से भगा देगा। कुत्ते उस क्षेत्र से भाग जाएंगे, या वहां से खत्म हो जाएंगे, वहां से विलुप्त हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है भाई, ये था सिंपल सा अपवर्जन का नियम। बताइए, सिंपल सी बात। और इससे आप देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत सारे प्रश्न आए हैं इस नियम से, और बहुत सीधा सा है, बहुत सीधे से इसकी लाइनों से नियम आते हैं। गॉस का नियम याद रखना, गॉस का नियम, ठीक है। अब एक और वैज्ञानिक आया, उसने बोला रुको गॉस रुको। उसका नाम था मैक आर्थर ने बोला गॉस एक काम करते हैं, ये जो संसाधन है ना इसको बांट देते हैं। जो समान संसाधन है, समान संसाधन जो है किसके? दो जातियों के बीच में, जिसकी वजह से स्पर्धा चल रही थी। क्या बोला? जिसकी वजह से स्पर्धा चल रही थी। कौन? समान संसाधन के लिए दो जातियों के बीच में। एक काम करो, इस समान संसाधन को बांट दो, इसको बांट दो। अब आप मुझे बताओ, अगर आप संसाधनों को बांट देंगे, आपने किसको बांट दिया? संसाधन को बांट दो, तो क्या स्पर्धा रह जाएगी? अब जरा सोचिए, आपने हिरण की जगह जंगली कुत्तों को वहां पर मान लेते हैं कुछ और भोज्य पदार्थ दे दिया उसी जगह पर, और हिरण जो है वो अलग दे दिया किसको? शेर को। या यूं मान लेते हैं हिरण को बांट दिया, थोड़े से हिरण जो हैं शेर के उस क्षेत्र में रह गए और थोड़े से हिरण जो है जहां पर कुत्ते हैं वहां पर रह गए। अब जरा सोचिए, क्या वो आपस में स्पर्धा करेंगे? नहीं, क्योंकि संसाधन ही बांट दिए। तो ये बोला किसने? मैक आर्थर ने, कि क्या अगर समान संसाधन जो थे दो जातियों के, अगर संसाधनों को बांट देंगे तो स्पर्धा नहीं होगी। तो स्पर्धा करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या था? संसाधनों का समान होना। ये बोला किसने? गॉस ने। आई होप यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हमारे कोर्स में ना, एक बार मैं पीछे ले चलता हूं थोड़ा सा। हमारे कोर्स में ये जो हमने संबंध देखे हैं, जितने भी हमारे दे रखे हैं हमारी बुक में, यहां पर हमारी बुक में सहोपकारिता का उदाहरण दे रखा है, स्पर्धा का, परभक्षण का, परजीविता का, सहभोजिता, ये हमने पढ़ लिया। ये नहीं दे रखा अंतरजातीय परजीविता, एमेंसिलिज्म, इसका उदाहरण नहीं दे रखा। मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। पांचवा मान के चल लेते हैं इसको, अंतरजातीय परजीविता, एमेंसिलिज्म। इसका उदाहरण नहीं दे रखा है, मैं आपको बस मामूली सा एक उदाहरण बता रहा हूं। आपको याद है पेनिसिलियम नोटेटम? याद करिए, याद आ रहा है पेनिसिलियम नोटेटम? यस सर, पेनिसिलियम नोटेटम याद आ रहा है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग,
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस पर काम कर रहा था, याद करिए, कोई जीवाणु था, स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस याद आ रहा है? क्या हुआ था, याद करिए, स्ट्रेप्टोकोकस पेट्री डिश में ग्रोथ कर रहा था, वृद्धि कर रहा था। थोड़े दिन बाद उन्होंने क्या देखा था कि भैया इनकी वृद्धि रुक गई थी। क्यों रुक गई थी? क्योंकि इनसे एक रसायन निकला था जिसका नाम था पेनिसिलिन, और वो पेनिसिलिन इनको क्या कर रहा था, मार गिरा रहा था, खत्म कर रहा था, नुकसान इसको हो रहा था। इसको क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था। अब जरा सोचिए, पेनिसिलियम नोटेटम ने जानबूझ के पेनिसिलिन निकाला? नहीं, वो तो उसका एक उत्पाद है। भाई जरा सोचिए, दिमाग लगाएं, कहीं ना कहीं एक पेड़ होता है, हाँ सर होता है। एक पेड़ की अगर मैं बात करूं तो उसमें कुछ ऐसे उत्पाद निकलते हैं जिनको हम द्वितीय उपापचयित पदार्थ बोलते हैं, जैसे निकोटिन हो गया, कैफीन हो गया, है ना। अफीम के पेड़ में होते हैं निकोटिन, कैफीन, है ना। क्या ये एक पेड़ जानबूझ के निकालता है? नहीं, ये तो उसके उत्पाद हैं। या मैं बोलूंगा ये उसके कुछ ऐसे उत्पाद है जिसकी जरूरत नहीं है पेड़ को, वो केवल सहारा देने के लिए होते हैं, केवल सहारा देने के लिए होते हैं। ये आप पढ़ेंगे पुष्पीय पादपों की जो शारीरिकी जो चैप्टर है 11वीं कक्षा में, वहां पर पढ़ेंगे कि क्या करते हैं कुछ पेड़, अपने अंदर कुछ ऐसे उत्पाद बना रहे हैं जिनकी जरूरत पेड़ को नहीं है, फिर भी बन रहे हैं। तो वो अनुपयोगी जो पदार्थ जो होते हैं वो पेड़ को एक यांत्रिक सहारा देते हैं, यांत्रिक द्वितीय उपापचयज पदार्थ बोलते हैं उनको, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, क्या उस पेड़ ने जानबूझ के बनाए? नहीं, वो तो कुछ उत्पाद बना रहा था, उसके साथ में कुछ एक एक्स्ट्रा उत्पाद बन गया जिसकी जरूरत नहीं है पादपों को। उसी तरीके से पेनिसिलियम नोटेटम ने एक उत्पाद बनाया था। क्या ये उत्पाद जानबूझ के बनाया, इसको मारने के लिए बनाया? नहीं, ये तो इसका एक जस्ट एक उत्पाद था, वो बन रहा था इससे, जो इसको क्या कर रहा था, इसको मार गिरा रहा था। क्या इसने जानबूझ के इसको मारने के लिए बनाया था? ना 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 ना, ये तो जस्ट इसका एक उत्पाद था। इसको ना ही कोई फायदा है ना ही कोई नुकसान है। नुकसान किसको गया? स्ट्रेप्टोकोकस को। सोचिए, मैं पेनिसिलियम नोटेटम हूं, मेरा एक उत्पाद है पेनिसिलिन, मेरे से बन रहा है, ओके, फालतू का उत्पाद है मेरे लिए जरूरी नहीं है। पेनिसिलियम नोटेटम के लिए जरूरी नहीं था, जानबूझ कर नहीं बनाया इसने, जस्ट इसका एक उत्पाद बन रहा है। लेकिन वो उत्पाद दूसरे जीवाणु को मार गिरा रहा है, तो जीवाणुओं को नुकसान हो रहा है, इसको ना ही कोई फायदा ना ही कोई नुकसान हो रहा है। तो ये उदाहरण होता है बेटा जी किस चीज का? अंतर जातीय परजीविता का, एमेंसिलिज्म का। ये दे नहीं रखा था, यहां तक की बात थी, और इसी के साथ हमने ये समाप्त किया है हमारा चैप्टर जीव और समष्टि। 3 लेक्चर में समाप्त हुआ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। 2 प्रश्न आए थे इससे 2021 के पेपर में। 3 लेक्चर में समाप्त हुआ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। 2 प्रश्न आए थे इससे 2021 के पेपर में। आइए, अभी समय हुआ है, तो आज हमने क्या पढ़ा है भैया? हमने कुल मिलाकर आज हमने समष्टियों के बीच में क्या देखी है? क्रियाएं देखी हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, उनके प्रकार, उनके उदाहरण। अभी समय हुआ है आपके क्विज का। ढेर सारे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आता हुआ फर्स्ट, सहोपकारिता के दौरान दोनों जातियां कैसा संबंध दर्शाती है? सहोपकारिता में कौन सा सिंबल यूज में आएगा? प्लस माइनस, माइनस माइनस, प्लस प्लस, प्लस जीरो। जल्दी से लगाइएगा। दूसरा, सहोपकारिता तथा सहभोजिता किस प्रकार का संबंध होते हैं? धनात्मक, ऋणात्मक, दोनों, या कोई नहीं? कैसा संबंध होता है सहोपकारिता और सहभोजिता? धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, दोनों होते हैं, या कोई नहीं? अगला प्रश्न, परभक्षण के दौरान दोनों जातियां कैसा संबंध दर्शाती है? परभक्षण, प्लस माइनस, माइनस माइनस, प्लस प्लस, प्लस जीरो। ऐसे प्रश्न आते हैं नीट में। सिंबल आपने सारे याद रखने हैं। देखते हैं कौन कितनी कंसंट्रेशन से सुन रहा था। परभक्षण, परभक्षी, शिकारी। चौथा प्रश्न, परभक्षी नियंत्रित करते हैं, परभक्षी नियंत्रित करते हैं जातीय विविधता, शिकार की संख्या, दोनों ए और बी, या कोई नहीं? परभक्षी नियंत्रित करते हैं, क्या नियंत्रित करते हैं परभक्षी?
अगला प्रश्न, स्पर्धा के दौरान दोनों जातियां कैसा संबंध दर्शाती है? स्पर्धा के दौरान प्लस माइनस, माइनस माइनस, प्लस प्लस, प्लस जीरो। स्पर्धा के दौरान कैसा होता है संबंध? अगला प्रश्न, स्पर्धी अपवर्जन नियम दिया था, किसने दिया था स्पर्धी अपवर्जन नियम? जोश ने, गॉस ने, होश ने, मॉस ने? किसने दिया था स्पर्धी अपवर्जन नियम? हाँ जी, समय हुआ समाप्त और ये थे हमारे 6 प्रश्न। आइए देखते हैं बेटा जी यहां पर एक बार इनके उत्तर। पहला प्रश्न था बच्चों हमारा यहां पर, सहोपकारिता के दौरान क्या होता है? म्यूचुअलिज्म, सहजीवी संबंध, दोनों जातियों को क्या होता है? फायदा होता है। ऐसा संबंध क्या कहलाता है? आपका सहोपकारिता। दूसरा, सहोपकारिता सहभोजिता कैसा संबंध था? दोनों में प्लस, मतलब दोनों ही कैसे थे? धनात्मक संबंध थे। सहोपकारिता में क्या था आपका? प्लस प्लस, और सहभोजिता में क्या था? प्लस जीरो। ठीक है, आंसर इज ए। नेक्स्ट, परभक्षण के दौरान क्या होता है? परभक्षी क्या करते हैं? मारकर खाना ले लेते हैं, यानी परभक्षी को तो फायदा होएगा और पोषक को नुकसान होएगा। नेक्स्ट, परभक्षी नियंत्रित करते हैं किसको? जातीय विविधता को बिल्कुल करते हैं, जातियों की संख्या को नियंत्रित करते हैं। शिकार की संख्या को बिल्कुल नियंत्रित करते हैं, विवेकी होते हैं। आंसर इज दोनों ए और बी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न था बेटा, स्पर्धा के दौरान दोनों जातियों के बीच में कैसा संबंध होता है? दोनों जातियां एक दूसरे को क्या करती हैं? नुकसान पहुंचाती हैं, माइनस माइनस। आखिरी, स्पर्धी अपवर्जन नियम किसने दिया था? गॉस ने दिया था। जोश ने, होश ने, मॉस ने नहीं दिया था, गॉस ने दिया था। ये था बेटा जी आपके सिंपल से 6 प्रश्न। ये समाप्त हुआ है हमारा चैप्टर। अगला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है पारितंत्र। मिलेंगे बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।